गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। काफ़ी सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर प्रीवियस ईयर करवाइए, 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि अदर आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए वही सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अभी 2018-19 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर पूछे गए थे। और तो आज का जो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भाई लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो भाई लिपि चिन्ह कह रहा है ना, तो जो लिपि चिन्ह होता है उसके क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वर्णमाला बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका यूज तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। यानी कि ऐसी दो मात्राएं ऐसी हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं बट वो जो है स्वर के अंदर में नहीं आती, यानी कि जो आपके स्वर हैं उनके अंडर में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो अंगा है और आहा है, ये बेसिकली इनकी ये ऐसी मात्रा है, इनका यूज़ तो करते हैं बट ये स्वर के अंदर में समावेश नहीं है इनका। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है संस्कृत के अशुद्ध टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर अर्ध तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध तत्सम। वैसे अर्ध तत्सम की ये परिभाषा भी होती है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल है, जैसे आपका अक्षर आ चा छा रा, आधा चा छा और रा, ये आपका अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता जो होता है, याद रखिएगा, ये जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। कैसा है सर? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा अलग होता है, गुणवाचक विशेषण भी आपका अलग होता है जो किसी के गुण की विशेषता बताए। जैसे आपका रंग काला है और चीनी मीठी होती है, तो ये आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए एक सही विकल्प का चयन करना है। तो भाई इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, यानी कि जितेंद्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है से अलगाव के अर्थ में अगर की बात करते हैं तो विभक्ति का बोधक चिन्ह क्या होगा। से अलगाव के अगर अर्थ में आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा सर? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है तन जो शब्द है इसका लिंग निर्धारित करना है। तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तन। तन की बात करते हैं तो ये आपका एक पुरुष लिंग है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। अगर हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो ये बेसिकली पुरुषवाचक होता है। कैसा वाचक होता है सर? पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका क्या एक अन्य पुरुष होता है। तो ये पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष में जो ऐसे मैं हो गया, हम हो गए, ये उत्तम पुरुष में आता है। इसी तरह मध्यम पुरुष में आपका तुम, आप ये सब आते हैं और अन्य पुरुष में आपका बेसिकली वह, वे सब ये सब आते हैं। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंचन एक कृशाग्नि युवती है। कंचन एक कृशाग्नि युवती है, यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में तो शब्द कंचन एक कृशाग्नि युवती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो शब्द निर्माण की क्या बोलते हैं और अशुद्धि पाई जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस तरह की अशुद्धि है? शब्द निर्माण की यहाँ पर अशुद्धि है। कृशाग्नि युवती है, यहाँ पर बेसिकली देखा जाए कृशाग्नि के स्थान पर कुछ और होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पत्र लेखन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो अनौपचारिक पत्र यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए जो मित्र को पत्र लिखा गया पत्र होता है, ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि रिश्तेदारी में जो पत्र लिखे जाते हैं, जो आपस में जो पत्र लिखते, आपसी संबंध में जो पत्र लिखे जाते हैं वो आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 कह रहा है कि हिंदी भाषा में हृदय स्वरों की संख्या कितनी है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर याद रखिएगा जो हृदय स्वर होते हैं वो आपके टोटल 4 होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हृदय स्वर कौन कौन से होते हैं। आपको आज कमेंट करके बताना। देखते हैं कि आप लोग कितना दिमाग अपना खोल करके पढ़ते हो।
पढ़ते हो तो यहाँ पर बताइए कि वो आपके कौन कौन से 4 हृदय स्वर होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। भाई ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है। देखिए 3 द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद आपके क्या बोलते हैं, प्रमुख होते हैं। इसके अलावा जो द्विग समास होता है, यहाँ पर देखा जाए जो पहला पद होता है वो आपका संख्या को व्यक्त करता है, संख्यावाची विशेषण होता है। तो यहाँ पर द्विग समास जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुवीरी समास क्या होता है, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर यानी कि किसी तीसरे अर्थ को दिखाते हैं, जैसे दशानंद, दस है आनंद जिसके, वो आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। अव्ययभाव समास में क्या होता है, पहला पद आपका प्रधान होता है और दूसरा आपका अव्यय होता है। क्लियर है, तो ये आपका अव्ययभाव समास होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सुहावना है, सुहावना में आवना का यूज किया गया है, लिखाई में आई का प्रयोग किया गया है, आई प्रत्यय का, और छलिया में ईया प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आवना आई, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो इसका डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही विकल्प है अगर हम देखा जाए प्रत्यय की दृष्टि से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम यहाँ पर देखा जाए माँ, मछली, केला और अमूल्य। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमूल्य जो है, अमूल इसका तद्भव होता है, तो अमूल यहाँ पर जो हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए कह रहा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तो भाई जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। किलकिल की अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, तो किलकिल आपका एक देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए ये मैं आपको ये जो होमवर्क देता हूँ, कई बार आपको बता चुका हूँ भाई, एक बार नहीं कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका जवाब तो आपको कमेंट करके देना है कि अलमारी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। क्लियर है। वैसे यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वे आपके निपात कहलाते हैं। निपात यानी कि या जैसे बल प्रदान करने के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैंने बोल दिया मैं पढ़ता तो हूँ, तो यहाँ पर जो तो आ गया एक निपात के रूप में आ गया। समझ में आ गया ना। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता भी हूँ, तो यहाँ पर भी जो आ गया आपका एक निपात के रूप में आ गया। क्लियर है। तो वहाँ पर बल प्रदान करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपसे यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन करना है। तो 22 में अगर देखा जाए तो पृथक, दो ऑप्शन जो इसका डी है पृथक, ये आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके अलावा मूल्यवान, क्लिष्ट और ब्रह्म में देखा जाए तो ये में कुछ ना कुछ अशुद्धि आपको देखने को दिख भी रही होगी और आप लोग आराम से उसको सही भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो यहाँ पर कक्षा, आंसू, प्राण। कक्षा हमेशा बहुवचन होता है, आंसू हमेशा बहुवचन होता है और प्राण भी हमेशा बहुवचन होता है। लेकिन जो आपका प्रत्येक होता है ये सदैव एक वचन में यूज किया जाता है। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी एवरीवन होता है, एवरीवन इज होता है, तो वहाँ पर भी हमेशा एक वचन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो बेसिकली कितने आधारों पर किया गया है। तो याद रखिएगा टोटल आपके 2 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर सर, 2 आधारों पर किया गया है वाक्यों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, तो भाई वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। क्या हो भाई, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो आपका सरल वाक्य होगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। भाई प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि महाप्राण व्यंजन जो होते हैं वो आपके प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल
ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल की अगर हम बात करते हैं, देखो संबल जो है वो आपका एक संपृक्त ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है जो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं दे पाता हूँ, उनके भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर मैं आपको लगातार देता आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है विपत्त प्लस जाल बराबर विपत जाल। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? देखिए ता हलंत वाला लग गया ना, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी सर? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा, तो अगर हम दुरात्मा की बात करते हैं तो यहाँ पर दुर प्लस आत्मा, लेकिन दुर में र जो होता है हलंत वाला होता है, यानी कि व्यंजन संधि वाला होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाण मतलब होता है जिसमें परिमाण हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। यहाँ पर परिमाण की कहीं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए इस बार इसमें बहुत जो है परिमाण को दिखा रहा है। तो बहुत ओले पड़े, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे आविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसे आविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध ही नहीं रहता है वो बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ऑप्शन जो इसका सी है। देखिए क्योंकि मनोभाव को प्रकट करने वाले ना, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं वो मनोभाव को प्रकट करते हैं। हा आहा ओहो बोलते नहीं, हुर्रे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? देखिए वे, तो यहाँ पर देखा जाए तो वे जो है आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम का ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो यहाँ पर देखा जाए बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि वे आपका अन्य पुरुष के अंडर में आता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है पुरुषवाचक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि नालिनी, कैश्व और बंद्र प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमुदनी के पर्यायवाची आपके नालिनी, कैश्व और बंद प्रिया होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 की बात कर लें तो शब्द युग्म यदा कदा, इसका सही अर्थ यह क्या होगा? यदा का मतलब क्या होता है और कदा का मतलब क्या होता है? तो भाई यदा का मतलब होता है जब, और कदा का मतलब होता है तब। तो जब तब, तो यहाँ पर कुछ लोग यदा कदा में जब कब लगा के आते हैं तो वो लोग गलत होते हैं। जब तब यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियत और नियत, नियत जो होता है और जो नियत होता है इनका अर्थ भेद बताना है। तो नियत जो होता है जो निश्चित होता है, और नियत जो है आपकी नियत, आपका इरादा क्या है? तो ऑप्शन जो इसका सी है निश्चित और इरादा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान देखिए, कह रहा है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, और इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 36 में तो यहाँ पर जो अनुरूप है, देखिए आलोचकों के अनुरूप, तो आलोचकों के अनुरूप नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर देखा जाए तो ये बेसिकली उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है संदर्भ और भाव की दृष्टि से। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप चल सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? शायद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। अब आप चल सकते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका सामर्थ्य सूचक, सामर्थ्य बता रहा, अब आप चल सकते हैं, सकते हैं आ गया, तो यहाँ पर कौन सी वृत्ति हो जाएगी? सामर्थ्य सूचक वृत्ति हो जाएगी। इसी तरह 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड सोच रहे होंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड तो आपका वाई, व्हेन, हाउ ये सब होता है ना। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जब डू या डज से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने डू, डज, डिड से स्टार्ट करते हैं तो आपका वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आता है। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम बाजार जाते हो, तो यहाँ पर क्या तुम बाजार जाते हो तो डू यू गो टू मार्केट बोलेंगे ना वहाँ पर। तो क्या के लिए डू का यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो बेसिकली। तो ऑप्शन
ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है। तो भाई यहाँ पर कह रहा है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य यानी कि आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज देश की सेवा करना, इज टू सर्व द कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। देखिए अ वल्गर माइंड यानी कि एक अशिष्ट दिमाग या अशिष्ट व्यक्ति की बात कर लेते हैं, इज़ वन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अ वल्गर माइंड यानी कि एक अशिष्ट व्यक्ति इज़ वन हु वुड लाइक यानी कि वह होता है हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग, जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश यानी कि कमांड देने का इच्छा रखता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं दोस्तों आप लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके जीके जीएस से और जीएस से यूपी के जीके से पूछे गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस पेपर में ये आपका शायद कनिष्ठ सहायक का ही पेपर है जो अभी हाल ही में हुआ था, बिल्कुल जो कनिष्ठ सहायक लोअर 2 का जो हुआ था उस वाले पेपर का जो रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। कल मॉर्निंग में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा 10 बजे के आसपास या दोपहर में 3 बजे के आसपास, वो वीडियो रीजनिंग का आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। समझ में आ गया ना? तो अभी यहाँ पर जीके जिसके क्वेश्चन उसको देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, छाती पर जो तिर्यक बाहें हैं वो किस बात का द्योतक हैं। छाती पर जो तिर्यक बाहें हैं, याद रखिएगा ये किस बात का द्योतक होती हैं। तो छाती पर तिर्यक जो बाहें होती हैं वो बेसिकली रक्षात्मक रवैया यानी कि बेसिकली आपका जो ऑप्शन सी है रक्षात्मक रवैया, इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा है कि अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। यानी कि अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो सबसे पहले अपनी गलती की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। क्या होता है, सबसे पहले अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लीजिए, उससे सीखना तथा त्वरित गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिम्मेदारी लेना, इससे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के किसके प्रति श्रद्धांजलि है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको पता है भाई, भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे सबसे पहले वाले और प्रथम जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को स्मारक है समर्पित है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन चीज़ें आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। देखिए जब हम व्यावसायिक रूप से किसी भी अन्य व्यावसायिक सदस्य से मिलते हैं तो हमें अपना परिचय, व्यवसाय तथा उद्योग के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो हमें बेसिकली देखा जाए तो अपनी पसंद और नापसंद, देखिए व्यावसायिक रूप से मिल रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि किस वाशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को मार डाला गया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके कह रहा है कि किस वाशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को मार दिया गया था, कब भाई, सऊदी वाणिज्य के दूतावास के अंदर में। तो याद रखिएगा जमाल अहमद खागोसी पूरा नाम था इनका। तो ऑप्शन जो इसका सी है जमाल खागोसी, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इनको क्या किया गया था भाई, 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर में मार डाला गया था। 66 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 भाषाओं में से एक है। तो भाई एक राजभाषा आपको पता है हिंदी है और दूसरी कौन सी है भाई, उर्दू है। उर्दू को कब शामिल किया गया था ये भी जान लो, 1989 को द्वितीय राजभाषा इसको घोषित किया गया था। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था। तो प्लासी की लड़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई ये जो है आपके अंग्रेजों के बीच में हुआ था और किसके बीच में हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला कुछ अलग सी वर्तनी लिखी गई है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि
कंचनजंगा विश्व में सबसे बड़ा पर्वत, तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किसके किसके बीच की सीमा के बीच में स्थित है? तो कंचनजंगा सबको पता है भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। किसके मध्य भाई? भारत और नेपाल, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है और विश्व का सबसे तीसरा यहाँ पर बता ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी थी? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी थी? तो यहाँ पर ये जो संस्था थी ये बेसिकली आपका जो अनुच्छेद 43 है किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है पंचायत, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि पराक्रम या लिखित अधिनियम किससे संबंधित है? कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। तो याद रखिएगा पराक्रम में जो है ये लिखित जो अधिनियम है विनियमन बिल, वचन पत्र और आपका विनियमन बिल होता है, वचन पत्र और बैंक से संबंधित कानून है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा खाद्यान्न में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश ही है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें और जान लो कि ये कितने टन का उत्पादन करता है। देखिए 2014-15 में जो आंकड़ा आया था उसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो उत्पादन खाद्यान्न में उत्पादन था वो सबसे ज़्यादा था 42,472 टन। और इसके बाद दूसरे पे आपका पंजाब था, तीसरे पे मध्य प्रदेश था, चौथे पे आपका राजस्थान था और पाँचवें पे आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिल करके थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए C++ और C# और C@ नहीं ऑब्जेक्टिव C, ये आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। लेकिन C@ जो लिखा गया है ये कोई भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य किसी भी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? निर्देश लाना, व्याख्या करना तथा डेटा को संशोधन करना। लेकिन यहाँ पर डेटा का स्थायी रूप से भंडारित करना, ऑप्शन जो इसका सी है ये बेसिकली इनका कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो तो मेमोरीज का काम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 के बाद 74 कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को ... की समानता का वचन देता है। तो भाई जो भारतीय संविधान है वो अनुच्छेद जो 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है, यानी कि हैसियत और अवसर, जो ऑप्शन जो इसका बी है हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो आपसे कह रहा है कि रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो जो ये रे टॉमलिंसन थे एक अमेरिकी प्रोग्रामर थे और ईमेल का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस हिसाब से कि यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है सबसे पहला ईमेल भेजने वाला, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1931 ईस्वी में सबसे पहली बार 2 कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजा था इन्होंने और 2012 ईस्वी में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें हॉल ऑफ फेम से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। तो आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है बेसिकली? तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो जो चुनार काली मिट्टी के बर्तन हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो 76 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 के बाद 77 कह रहा है कि नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो नाथूराम गोडसे के जो 3 भाई थे उन जो RSS के सदस्य थे, नियमित सदस्य थे, वो आपके गोविंद थे, इसके अलावा एक भोपाल थे और एक आपके दत्तात्रेय थे। तो यहाँ पर दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल, ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो यहाँ पर जो स्मृति मंधना है, काफ़ी चर्चा में रही है स्मृति मंधना, तो इनका जो भाई है बेसिकली वो आपका जिला स्तर का क्रिकेटर है। अगर हम बात कर लेते हैं स्मृति मंधना के बारे में तो ये एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और इनके जो भाई हैं उनका नाम जो जिला स्तर पर खेलते हैं उनका नाम क्या है? सरवन मंधाना है जो जिला स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने ... में धम्मचक्र
पवन सूत्र यानी कि आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो धर्म चक्र पवन सूत्र जो है क्या बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो लुम्बिनी में तो ये पैदा हुए थे। तो यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन का जो उपदेश दिया था सबसे पहला पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और सारी चीज़ आपको पता है। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 80 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर, तो पाकयोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो पाकयोंग हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की जो राजधानी थी, बेसिकली जो राजधानी गंगटोक थी, उसके निकटतम जो हवाई अड्डा था वो बागडोगरा था। क्या था भाई? बागडोगरा था। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? तो और इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे जो लोग बार बार कमेंट करते हैं, सर आप बहुत सवाल आते हैं कमेंट के माध्यम से, मुझे नहीं पता चल पाता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है डियर गुरुजी और कुछ भी सर्च नहीं करना। और ये डीपी लगी हुई है, आप देख लीजिए, और यहाँ पर आप हमें आकर सीधे सर्च कर सकते हैं। और जितने भी आपको जो भी कमेंट करने हैं, जो भी आपको मैसेज भेजने हैं, आप सीधे यहाँ पर हमको आकर के भेज सकते हैं। तो बस यार आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।